जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको पता है, इससे पहले मैं जो आपके लिए क्लास लेके आया था पशु परिचर की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपन क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे 50 नंबर का कंप्लीट मैटर तैयार करने वाले। और इस 50 नंबर के मैटर की शुरुआत हो चुकी है आज से ही। साइंस का एक तो अपन कंप्लीट करेंगे, जो साइंस है आपके 25 नंबर की। हालांकि ज्यादा ही आएगी साइंस, मान के चलो आप 30 नंबर से प्लस आएगी, लेकिन फिर भी जैसा मार्केट में चल रहा, अगर फिर भी माने 25 नंबर का मैटर तो एक मैं ये कंप्लीट करवाने वाला हूं आपको, और एक 25 नंबर का मैटर आपका कौन सा, करंट अफेयर्स का, वो कवर करवाने वाला हूं। साइंस में पशु परिचर के सिलेबस में मात्र 6 टॉपिक दे रखे हैं। उन 6 के 6 टॉपिक को अपन एक एक करके एक एक क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में अपना पहला टॉपिक रहने वाला है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो विज्ञान है, संपूर्ण सामान्य विज्ञान आपको मैं पशु परिचर की करवाने वाला हूं। ये एपिसोड 1 है, टोटल 6 एपिसोड होंगे 6 टॉपिक के लिए। 25 नंबर का कंप्लीट मैटर आपको यहां पे मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे के सारे सवाल आपके एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। जो आपके राजस्थान सरकार की आरबीएसई की किताबें हैं या फिर एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनमें आपके जो टॉपिक्स दे रखे हैं वही कंटेंट मैं आपके सामने लेके आया हूं, आप सभी लोगों के विशेष आग्रह पर, ताकि आप लोगों के एग्जाम में किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछे तो वो सवाल आपसे गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपके भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। देखो, ये आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी कंप्लीट थ्योरी मैंने भी पढ़ी है, मेरी टीम से भी पढ़वाई है, और उस थ्योरी में से लाइन टू लाइन जो जो सवाल आप लोगों के लिए बन सकते हैं, सारे के सारे सवाल आप लोगों के सामने मैं यहाँ बना के ले आया हूं। और अधीनस्थ बोर्ड का वर्तमान में क्या पैटर्न है, किस आधार पर अधीनस्थ बोर्ड आपसे अभी सवाल पूछ रहा है, उसी पैटर्न पर मैं जो है सारे के सारे सवाल आप लोगों के सामने तैयार करके लाया हूं। इससे आपके माइंड में यह भी चीज रहेगी कि मेरे सामने अगर ऐसा सवाल आता है तो मुझे उसका जवाब किस तरीके से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के नाम से। इस चैप्टर का आज अपन चिट्ठा खोलने वाले हैं पूरा का पूरा। देखो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये डेफिनेशन भी दे रखी है किताब के अंदर। हालांकि मैं जब कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि कैसा आपको समझ आया। लास्ट तक आपके भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन एक बार जो किताब में डेफिनेशन दे रखी है ना, वो डेफिनेशन देख लो, क्योंकि कई बार किताब की डेफिनेशन में से एज इट इज चीज उठा करके पूछ लेता है। देखो, यह आपके सामने भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के लिए डेफिनेशन किताब में क्या दी हुई है, पदार्थ के आकार, पदार्थ का आमाप, आमाप यानी कि उसका साइज, उसका रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। तो भौतिक गुण क्या होते हैं आपको पता चला, पदार्थ का जैसे आकार है, उसका साइज है, उसका रंग है, उसकी गंध है, ये सारे के सारे क्या भौतिक गुण कहलाते हैं। आगे बोल रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो। कौन से गुणों में, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। देखो, एक जो चीज है ना मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने यहाँ पर, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब इस डेफिनेशन से सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को अपन डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में किस किस में चेंज होता है। भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, उसकी भौतिक अवस्था में ही चेंज होगा। और भौतिक अवस्था में क्या क्या चीजें होती है, उस पदार्थ का रंग आपके जो है वो भौतिक अवस्था कहलाती है, उस पदार्थ की गंध है वो आपके भौतिक अवस्था कहलाएगी, उसका जो आकार है वो आपके भौतिक अवस्था कहलाएगी, या उसका जो आमाप है ये क्या कहलाएगा, आमाप है, ये आपके भौतिक अवस्था कहलाएगी। अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन से, कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। इस चीज को दिमाग में छाप करके रख लेना। ये आपके एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है उसमें से आपके सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अगला देखो, रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या बताया है। रासायनिक परिवर्तन यानी कि वह परिवर्तन जिसमें एक अवस्था, एक से अधिक, एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन जहां पर होगा ना प्यारे साथी, वहां पर नए पदार्थों का क्रिएशन होगा। यानी कि उस पदार्थ के केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर, उसके रासायनिक संगठन के अंदर बदलाव होगा। अगर रासायनिक संगठन में बदलाव नहीं हो रहा, केवल ऊपरी ऊपरी बदलाव हो रहा है, यानी कि बदलाव के लिए हम जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को या उस कारण को हटाते ही पदार्थ वापस अपनी मूल अवस्था में आ जा रहा है, इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन है। और अगर वो मूल अवस्था में नहीं आता है, उस प्रभाव को हटाने के बाद भी
तब वो रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। एक बार अगर अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। रासायनिक परिवर्तन को ऐसे ध्यान रखो, ये ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर रिवर्स गियर होता ही नहीं है, जबकि भौतिक परिवर्तन में रिवर्स गियर होता है। यानी कि आपने ठोस से द्रव बनाया तो द्रव से वापस आप ठोस भी बना सकते हो, बैकवर्ड भी जा सकते हो। यानी कि वो कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। अच्छा, अगली बात रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, जो ये डेफिनेशन क्लियर करती है कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि आपकी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो सारी की सारी किसमें इन्वॉल्व होगी? वो आपके रासायनिक परिवर्तन के अंदर इन्वॉल्व होगी। अब देखो, 25 नंबर की आपसे साइंस पूछनी है, केवल 6 आपको टॉपिक दिए हुए, मतलब हर टॉपिक से 4 से 5 सवाल आने की संभावना है। तो ये वाली क्लास आपके 5 नंबर पक्के करवाने वाली है। और आपको यहां से एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको रासायनिक अभिक्रिया भी हम कहते हैं। यानी कि आपके जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, जैसे आपको बोल दे कि सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इस सिल्वर ब्रोमाइड का आप अपघटन करवाओ, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन होने के बाद में जो आपके सामने सिल्वर और ब्रोमीन बन रहा है, ये किस प्रकार का जो है परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? आपको पता होना चाहिए। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के रासायनिक संगठन के अंदर बदलाव होता है, इसलिए वो रासायनिक अभिक्रियाएं भी किसमें? रासायनिक परिवर्तन के अंदर ही शामिल होती है। इसलिए आपको इस क्लास के अंदर जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं सवाल, एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सारे के सारे सवाल मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूं। तो चलो बढ़ते हैं अपने आज के पहले सवाल की ओर, आज के पहले प्रश्न की ओर। देखो, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। एक एक सवाल का अपन अच्छे से चिट्टा खोलते हुए चलेंगे, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है रंग गंध में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, संगठन यानी कि मूलभूत परिवर्तन, आकार या साइज में परिवर्तन। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है यहां पर, इस डेफिनेशन से सीधा सीधा ये सवाल आपके सामने बना है। यानी कि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल बना सकता है, इसीलिए मैंने इस बुक की एक एक लाइन से आप लोगों के लिए सवाल बनाए। तो देखो, आपको पता है रंग अथवा गंध ये भौतिक अवस्था होती है, और भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन होता ही होता है। इसने आपसे सवाल में पूछा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको सवाल को भी ध्यान से पढ़ना है, माइंड की भी एक्टिवनेस आपकी होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में जब भी आप पेपर सोल्व करने के लिए बैठो ना, तो बैठने से पहले, जैसे आपका पेपर आप सोल्व करने लग रहे हो, उससे पहले 2-5 मिनट वेट करके डीप ब्रीथिंग करना। डीप ब्रीथिंग क्या करेगी? डीप ब्रीथिंग होती क्या, पहले ये बता दूं, आपको गहरी सांस लेनी है। बहुत गहरी सांस लोगे, इतनी गहरी सांस कि आपको आपके पेट की नाभि के पास फुलाव महसूस होगा कि आपकी सांस वहां तक जा रही है। हालांकि नाभि तक जाती नहीं है सांस, सांस आपके फेफड़ों में ही भरती है, और फेफड़ों में सांस भरती है तो डायफ्राम आपका नीचे जाता है। तो आप जब उसको महसूस करोगे ना कि नाभि तक आपके सांस पहुंच रही है, तो वो डीप ब्रीथिंग होगी। और धीरे 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 सांस को अंदर लेना है। सांस को अंदर लेके जितनी देर रोक सको आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको रोकना है, और फिर धीरे धीरे ही वापस बाहर निकालना है। ऐसा 4 से 5 बार करने पर आप पाओगे कि आपका जो माइंड है ना, जो फालतू के थॉट्स आ रहे थे ना, वो सारे के सारे थॉट्स हट गए। आपके फोकस का लेवल बढ़ जाएगा, आपके कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे पेपर को आप बिना गलतियां किए अटेंड कर पाओगे। आपने बहुत सारे साथियों को कहते हुए सुना होगा कि यार इस सवाल का जवाब तो मुझे पता था, मुझे इसका आंसर आ रहा था, उसके बावजूद भी मेरे गलत हो गया। वो गलत क्यों होता है? माइंड एक्टिवनेस ऑफ जो माइंड है वो माइंड नहीं रहती, प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनका वहां पर नहीं रहता है। माइंड में कुछ ना कुछ और थॉट चल रहा होता है, तो उस सवाल कहना क्या चाह रहा है उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कभी भी, इसलिए डीप ब्रीथिंग किया करो हमेशा। चाहे आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो अभी घर पे, या चाहे एग्जाम में पेपर सोल्व करने बैठ रहे हो, एक बार डीप ब्रीथिंग कर लिया करो। उससे आपका माइंड के फालतू के थॉट्स हट करके पूरा ध्यान एक जगह पर आ जाएगा। अब देखो, ये सवाल आपने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रंग गंध में परिवर्तन होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये तो भौतिक अवस्था है। अवस्था में परिवर्तन होता है क्या? होता ही है। जैसे ठोस अवस्था है वो द्रव में बदल गई, द्रव अवस्था गैस में बदल गई, है ना। जैसे आपके नौसादर का उदरूपातन, वो किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि नौसादर क्या करता है? नौसादर सीधा पहले सॉलिड में रहता है, सीधा गैस बन जाता है। तो वो नौसादर क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी आपके भौतिक परिवर्तन होगा। अगला कह रहा है संगठन यानी कि मूलभूत परिवर्तन। ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, जब भी किसी पदार्थ के मूलभूत ढांचे के अंदर, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर अगर बदलाव हो रहा है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में कौन नहीं आएगा? संगठन में परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन में नहीं आएगा, ये किसमें? रासायनिक परिवर्तन में होगा। अगला है आपका आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन हो सकता है साहब, जैसे आपने एक पेपर लिया, एक पेपर को आपने क्या करा? फाड़ दिया। अब पेपर को फाड़ दिया, फाड़ने पर क्या हुआ? उसको फाड़ने के बाद में उसका आकार छोटा हो गया, लेकिन है तो वो पेपर ही ना।
उसमें ऐसा तो परिवर्तन नहीं हुआ कि उसको वापस वैसा बनाया ही नहीं जा सकता है, तो पेपर का पेपर ही उसको चिपका करके आप वापस वैसा बना दोगे, यानी कि आकार में परिवर्तन हुआ है लेकिन है कैसा, भौतिक परिवर्तन है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इस बार भी आपसे पूछा है कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अवस्था परिवर्तन, लोह का चुंबक बनना, बनी हुई सब्जी खराब होना, नौसा का उदर उपातन को इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। यहां पर आपको मैं एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूं। देखो पहला बोल रहा है अवस्था में परिवर्तन, ये तो वही बात हो गई, अवस्था में परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन है। अगला कह रहा है लोहे का चुंबक बनना। अब देखो लोहे को चुंबक कैसे बनाया जाता है, लोहे के ऊपर तांबे की कुंडली लपेट करके और उसमें जैसे आप विद्युत प्रवाहित करोगे तो वो लोहा चुंबक के तौर पर काम करने लगेगा। तो जैसे ही आप उसमें विद्युत प्रवाहित करना बंद करोगे वापस से लोहा लोहा बन जाएगा, चुंबक मतलब वो चुंबक रहेगा ही नहीं। तो फिर ये भी क्या हुआ, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। अगला कह रहा है बनी हुई सब्जी का खराब होना। अब आप मुझे एक बात बताओ, सब्जी बन गई आपकी और वो बनी हुई सब्जी खराब हो गई, उस खराब हो रखी सब्जी को आप वापस सही कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आलू की सब्जी बनाई आपने, रूम पे रहते हो, सुबह बनाई सब्जी की शाम को खा लेंगे, शाम को आके देखा स्मेल आ रही है, खराब आ गई हो गई, या उसके ऊपर फंगल लग गई है ना, जो फंगस होते हैं वो आ गए। अब उस फंगस हुई सब्जी को वापस ठीक कर सकते हो क्या? नहीं हो सकती वो सब्जी ठीक, यानी कि उसके रासायनिक कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज हो जाता है, उसकी गंध भी परिवर्तित हो जाएगी, उसका रंग भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज कर देंगे, इस वजह से वो बनी हुई सब्जी का खराब होना किसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। अगला है नौसादर का उदर नौसादर यानी कि ये NH4 है, NH4 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साथियों अमोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है, NH4 होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड को जब आपके टेम्परेचर दिया जाता है तो ये अमोनियम क्लोराइड आपका किस में बदल जाता है, अमोनियम क्लोराइड, ये सीधा का सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, यानी कि बिना ठोस से बिना द्रव में बदले सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रोसेस को अपन उदर कहते हैं। उदर को इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब देखो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर और बता देता हूं, क्योंकि ये आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है, और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि पदार्थ का जो परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, जैसे इसने क्या बताया कि ठोस का गैस में बदलना उदरोपातन कहलाता है। इस ऑप्शन से ये क्लियर हुआ आपको। तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका जो मैं है यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर आओ, देखो एक नया पेज अपन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। चलो ये वाला सवाल अपना हो गया ना, इसके आगे नया पेज ऐड कर लेते हैं। इस नए पेज में मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखो तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की मूल रूप से। कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं। एक होती है आपकी ठोस अवस्था जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो सॉलिड स्टेट, ठीक है। एक होती है आपकी द्रव अवस्था, द्रव अवस्था जिसको आप बोलते हो कौन सी, लिक्विड स्टेट। और एक होती है आपकी गैस अवस्था। अच्छा, इन तीन के अलावा एक अवस्था और होती है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो पदार्थ की मूल रूप से ये मतलब बेसिकली मूल रूप से तो तीन अवस्थाएं होती है, वो चौथी अवस्था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस के अंदर आती है कि ये प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब देखो जब ठोस आपका द्रव में बदलता है ना साथियों, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, हिंदी में आप इसको बोलोगे पिघलना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने क्या है, जैसे आपका ठोस क्या होता है, बर्फ होता है। उस बर्फ को जैसे ही थोड़े से टेम्परेचर के अंदर आप रखोगे वो पिघल करके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पिघल करके आपके द्रव बन जाएगा, यानी कि पानी बन जाएगा। यानी कि पिघलना जो होता है मेल्टिंग, ये द्रव ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। अब यही द्रव जब गैस में बदलेगा इसको आप क्या कहते हो, द्रव का वाष्पीकरण होकर के वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। यानी कि द्रव का गैस में बदलना ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। इसको आप बोल सकते हो वेपराइजेशन, इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, वेपराइजेशन। अब देखो ठोस द्रव में बदल गया, पिघलना प्रोसेस कहलाता है। द्रव गैस में बदल रहा है, ये प्रोसेस वाष्पीकरण कहलाता है। अब जब गैस वापस से आपका द्रव में बदलेगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे आपने कुकर के अंदर खाना पकाया। अब कुकर में आप खाना पका रहे हो या पानी गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो तो पानी किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। आप उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ करोगे, आपको पहले तो भाप दिखाई देगा, और वो भाप जैसे ही आपके हाथ के ऊपर आकर के जमा होगी, वहां जमा होती रहेगी, यानी कि वहां संघनित होती रहेगी। वापस आप देखोगे हाथ के ऊपर क्या जमा हो गया, पानी जमा हो गया। यानी कि वो कंडेंसेट होकर के जैसे ही उसका टेम्परेचर वापस से कम होगा वो क्या बन जाएगी, द्रव बन जाएगी। अच्छा, द्रव का वापस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, ये कहलाता है साथियों जमना। अब देखो ये जो आपका संघनन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन।
और जो आपका जमना है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक तो ये हो गया। आप कहोगे सर आपने चतुर्थ अवस्था लिखी है, ये भी बता दो। जब आपकी गैस प्लाज्मा के अंदर बदलती है साथियों, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनीकरण। क्या बोलते हैं? आयनीकरण। ये आपको ध्यान रखना है। गैस का प्लाज्मा में बदलना क्या कहलाता है? आयनीकरण कहलाता है। और जब आपका प्लाज्मा वापस से गैस अवस्था के अंदर बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं? ये वाली अवस्था क्या कहलाती है? ये वाली अवस्था कहलाती है आपकी पुनर्संयोजन। क्या कहलाती है? पुनर्संयोजन। आयनीकरण को इसको आयनाइजेशन बोल दोगे आप। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपका ठोस जो है वो सीधा गैस में बदल जाता है, ठोस पदार्थ जो है सीधा किस में बदल जाए, अगर सीधा का सीधा ये जाकर के गैस में बदल जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस आपके सामने आ ही चुका है, इसको बोलते हैं उदरूपातन। क्या बोलते हैं? उदरूपातन यानी कि सब्लिमेशन। और जब आपका गैस है ये बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में बदलता है तो इसको बोलते हैं साथियों निक्षेपण। ये वर्ड छाप के रख लेना, आसानी से मिलता नहीं है, ना ही हर विद्यार्थी को पता होता है, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये तो हर कोई जानता है, किताबों में भी देखने को मिलता है कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? उदरूपातन कहलाता है। नौसादर है, इसको गर्म करोगे सीधा क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। लेकिन गैस को बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहला जाता है। इसको बोलते हैं डिपोजिशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डिपोजिशन। तो निक्षेपण क्या कहलाता है? गैस का सीधा ठोस में बदलना। ये वाली स्लाइड आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपके भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अगर आप पढ़ रहे हो तो ये जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है भौतिक परिवर्तनों के अंदर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। चलो अगला देखो, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। क्या भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यानी कि वापस रिवर्स प्रोसेस आ सकता है क्या? बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस तो आ ही सकता है, ये आपको पता है। मैंने आपको बताया ठोस से द्रव बनाया, द्रव से वापस ठोस बना लो। अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब हो गया कि वो वापस रिवर्स नहीं आ सकता, तो ये वाला गुण तो इसके अंदर होगा ही नहीं। नव उत्पाद निर्माण की क्रिया होती है। भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद बनता है क्या? नहीं बनता है। नया उत्पाद किस में बनता है? रासायनिक परिवर्तन में बनता है। तो नव उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन में नहीं होगी। मूल पदार्थ के संगठन में, संरचना में परिवर्तन होता है क्या? यह भी मैं आपको बता चुका हूं, ये रासायनिक परिवर्तन में होता है, भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। यानी कि इस सवाल का आपके राइट आंसर ये होगा। देखो बिल्कुल आसान आसान से सवाल आपसे पूछे जाने हैं, लेकिन प्रकार क्या हो सकता है, किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, वो आपके सामने उपस्थित है। अगला देखो, रासायनिक परिवर्तन का गुण है प्रकाश का अवशोषण। अच्छा देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश का अवशोषण। और ये बकायदा साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है, प्रकाश का अवशोषण क्या है। यानी कि जब रासायनिक परिवर्तन आपका समझा रहा है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें, तो उसमें प्रकाश का अवशोषण भी एक तरीके का आपके रासायनिक परिवर्तन है। आप कहोगे कि सर प्रकाश का अवशोषण रासायनिक परिवर्तन कैसे है? देखो थोड़ा सा समझ लो। जैसे अपन को कोई सी भी वस्तु दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है? अगर रंगीन दिखाई देती है तो वो इसलिए दिखाई देती है, जैसे मान लो कि आपको मेरा शर्ट किस कलर का दिख रहा है? आपको रेड कलर का दिख रहा होगा। ये रेड कलर का क्यों दिख रहा है? श्वेत प्रकाश आया, इस शर्ट पे टकराया, और टकरा करके वापस वो किरणें आपकी आंख तक पहुंच रही है ना, तो आपकी आंख तक श्वेत प्रकाश पूरा नहीं पहुंच रहा है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें से केवल लाल रंग को तो इसने क्या कर दिया है? परावर्तित कर दिया। बाकी 6 के 6 रंगों को क्या कर लिया इसने? एब्जॉर्ब कर लिया, यानी उन 6 के 6 रंगों को अवशोषित कर लिया। तो प्रकाश को जब एक बार अवशोषित कर लिया, उस अवशोषित किए हुए प्रकाश को वापस प्राप्त कर सकते हैं क्या अपन? नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये प्रकाश का अवशोषण क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला कह रहा है सामान्यतः नवोत्पाद निर्माण, यानी कि नए उत्पाद का निर्माण होता है क्या रासायनिक परिवर्तन में? बिल्कुल होता है नए उत्पाद का निर्माण। सामान्यतः अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होता है, ये भी बात आपने पीछे देख ली, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होता है, यानी कि तीनों की तीनों बातें आपकी इसमें सही हो जाएगी। अगला देखो, असंगत का चयन करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे सवाल आपसे सीईटी में खूब पूछे गए। असंगत का चयन करना या मिलान करना, वो मिलान करने वाले सवाल भी मिलेंगे आपको। आपको क्या करना? असंगत का चयन करना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला देखो, फटाकों का विस्फोट, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, जिसको पता होगा कि फटाकों का परिवर्तन, फटाकों का विस्फोट होना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन होता है? सोचो थोड़ा सा। दिवाली पे बहुत सारे फटाके आपने फोड़े होंगे, फटाके पे तीली लगाई, फटाका विस्फोट हो गया। अब विस्फोट होने के बाद में उसी फटाके को वापस वैसा बना सकते हो क्या? विस्फोट होने में हुआ क्या होगा? फटाके के अंदर जो आपके रसायन भरा हुआ था, वो रसायन जल गया। उस रसायन के जलने की वजह से ही तो विस्फोट हुआ। और जब भी कोई चीज जलती है, किसी चीज का दहन होता है, तो वो क्या होता है? वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये ध्यान रखना। आपसे ये भी पूछ सकता है किसी पदार्थ का जलना या किसी चीज का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मैंने आपको बताया, एक तो पेपर को आप फाड़ दो और एक उसी पेपर को आप जला दो। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, पेपर का फाड़ना कौन सा परिवर्तन है और पेपर का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो पेपर को फाड़ोगे वो तो आपके भौतिक परिवर्तन में आएगा, लेकिन अगर पेपर को आपने जला दिया तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, वो राख बन जाएगा जल करके। उस राख को वापस आप नया पेपर में नहीं बदल सकते।
तो पेपर का जलना किस में हो जाएगा? नॉट ओनली पेपर, किसी भी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो आपके यहां पर फटाकों का विस्फोट हो रहा है, यानी कि फटाकों के विस्फोट में कैसा परिवर्तन है? रसायन परिवर्तन है। अगला देखो, मोमबत्ती का जलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जो जलना वर्ड आया है, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? केवल भौतिक परिवर्तन है या फिर इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है? सोचो, थोड़ा सोच करके कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना, तब तक मैं अगली पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? देखो क्या होता है, मैग्नीशियम का फीता, जैसे ये मैग्नीशियम है, जलने का मतलब ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि इसने एक नया पदार्थ बना लिया। तो यहां पर तो क्या हुआ? नया पदार्थ बन गया। नए पदार्थ का बनने का मतलब हो गया ये तो रासायनिक परिवर्तन है। तो मैग्नीशियम का जलना तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। और मैंने अभी अभी आपको बताया भी है, किसी भी चीज का जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला देखो, भोजन सामग्री का बासी हो जाना। भोजन सामग्री का बासी होने का मतलब वही हो गया, आपका खाना खराब हो गया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी आपका पका हुआ भोजन खराब हो गया। अब वो खराब होना, भोजन का खराब होना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन ही कहलाएगा। ये वाली बात भी आपकी 100% सही है। अब देखो थोड़ा सा संचय इस पे, आप कहोगे सर हमने मोमबत्ती के बारे में तो सुना है भौतिक परिवर्तन ही होता है, लेकिन यहां पर इसने आप लोगों के साथ खेल खेल लिया है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहां पर केवल वर्ड यूज करा है, केवल भौतिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती का जलना। मेरे प्यारे भाई, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता। मोमबत्ती के जलने में दो क्रियाएं होती है। कौन कौन सी क्रिया? एक तो मोमबत्ती जल रही है तो उसके अंदर जो वो धागा उपस्थित होता है वो जलता है, उसके जलने की वजह से धुआं भी उत्पन्न होता है, आपको पता हो तो, ठीक है। और दूसरी क्रिया क्या हो रही है? वो उस धागे के चारों तरफ जो मोम लगा हुआ वो मोम पिघल भी रहा है, यानी कि मोमबत्ती के जलने में दो क्रियाएं हो रही है। दो क्रियाएं कौन कौन सी हो रही है? एक तो इसके अंदर मोम पिघल रहा है, क्या हो रहा है? मोम पिघल रहा है, और मोम का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन हो रहा है, होता है। दूसरी इसमें क्रिया क्या हो रही है? दूसरी इसके अंदर जो धागा है ना, वो धागा भी जल रहा है, और उस धागे के जलने की वजह से मैंने आपको भी बताया, किसी भी चीज का जलना, वो अगर जल गई तो धागे के जलने के बाद वापस नया धागा बना सकते हो क्या उस धुएं से? अरे नहीं बन सकता, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें मोम पिघल रही है, वो मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन होगा क्योंकि उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। मोम ठोस है, पिघल करके द्रव बन गई, और थोड़ी देर में जैसे ही टेम्परेचर वापस खत्म होगा वापस से वो ठोस बन जाएगी। अब उसी मोम को आप वापस से यूज भी कर सकते हो, उसके अंदर नया धागा डाल करके प्रोसेस करके नई मोमबत्ती बना दोगे, है ना। तो मोमबत्ती का जलना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। आजकल बोर्ड भी जो है, बोर्ड मेंबर्स भी थोड़ा सा सतर्क हो गए, वो लोग भी मुझे लगता है क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर रखी है किसी ने, उनको पता है कि यार विद्यार्थी इतना अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो इनसे पूछते भी उसी लेवल के सवाल है। लेकिन उनको नहीं पता है कि इन विद्यार्थियों को तो यूट्यूब पे ऐसे ही कोई सा भी कंटेंट देखने को मिल जाता है, ये उसको ही पढ़ लेते हैं। ये क्वालिटी कंटेंट कहीं कहीं पर ही मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन की जो टेस्ट सीरीज है, एक बार जाकर के जिन साथियों ने नहीं देख रखा है, टेस्ट सीरीज के सवाल देखना। और मैं ये कह रहा हूं, एग्जाम देने से पहले एक बार क्वालिटी एजुकेशन के सारे टेस्ट और उनका एक्सप्लेनेशन तो जरूर देख ही लेना। हाँ, और आप लोगों के लिए एक अपडेट और बता दूं कि जब आप टेस्ट सीरीज में जाकर के एक कूपन कोड यूज करोगे ना, कूपन कोड क्या? NR21, इस NR21 कूपन कोड का यूज करते ही आपको सीधा सीधा 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस कोड को यूज कर लेना, मात्र 75 या 80 रुपए के अंदर आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मोमबत्ती का जलना। ये कह रहा है असंगत का चयन करो। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन यहां से आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सवाल को आपको कैसे अटेंड करना है, किस अप्रोच के साथ में सवाल को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो अगला देखो, रासायनिक परिवर्तन नहीं है चौक व जल का मिश्रण, जंग लगना, अंगूरों का किण्वन और फलों का पकना। बताओ अब इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपसे पूछा है रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं होगा, ये बताओ। चौक व जल का मिश्रण, मुझे एक बात बताओ, चौक का आपने चूर्ण बनाया, उसको जल में मिला दिया तो मिश्रण बना दिया, अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद में उसको पड़ा रहने दोगे, चौक नीचे जम जाएगा और जल ऊपर आ जाएगा, उसको छान करके वापस अलग भी कर सकते हो। यानी चौक और जल का अगर आपने मिश्रण बना भी दिया है ना, तो भी उनको वापस से अलग अलग किया जा सकता है। यानी कि ये क्या होगा? ये भौतिक परिवर्तन होगा। बाकी जंग लगना, जंग लगने के अंदर क्या होता है? जो आपका आयरन होता है ना, ये आयरन क्या करता है? वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलवाष्प यानी कि जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? Fe2O3 बना लेता है। और ये Fe2O3 क्या होती है? इसी को जंग बोलते हैं,
है ना। सामान्य सूत्र क्या होता है, जंग का Fe2O3 होता है, और वैसे कुछ केसेस के अंदर 3H2O क्रिस्टलीकृत जल भी होता है इसके साथ में। यानी कि जंग का रियल सूत्र तो क्या होगा, Fe2O3 3H2O, ये होता है जंग का सूत्र। अगर कहीं पे आपसे ये वाला और ये वाला दोनों देकर के पूछे तो, बाकी एग्जाम में कहीं ये एक ही ऑप्शन में हो तो Fe2O3 जिसको अपन बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, ये वाला क्या होता है आपके फेरिक ऑक्साइड होगा। ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड ही जंग का सूत्र होता है। अब मुझे बताओ, जंग लगना, जंग कब लगेगी, जब लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से क्रिया करके इसने क्या बना लिया, नया पदार्थ बना लिया। नया पदार्थ बन गया तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अंगूरों का किण्वन, अंगूर जो है किण्वन मतलब वो खराब हो गया अंगूर, अब वो खराब होने के बाद वापस नया अंगूर तो बन नहीं सकता, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, आम है, आप घर में, आप जैसे आप विद्यार्थी हो, आप मार्केट से केले खरीद के लाए, वो केले कुछ कच्चे रह गए, जैसे हमारे एडिटर साहब है, जब भी केले खरीदने की बोलो हमेशा कच्चे केले ही खरीद के लाते हैं, पैसे भी और देके आते हैं। तो कच्चा केला अगर आप घर पे लेके आ गए, उसको पड़ा रहने दो कुछ टाइम, वो पक जाएगा। अब उस पके हुए केले को वापस कच्चे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। जब भी आप सवाल को पढ़ो ना, उस सवाल को पढ़ते ही अपने आप से ये सवाल पूछ लो, उस सवाल से कि यार इसमें जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को वापस से मैं बदल सकता हूँ क्या, यानी कि उत्क्रमणीय प्रोसेस है क्या। अगर उत्क्रमणीय होता है तब तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, वरना रासायनिक होगा। तो फल पक गया है, पका हुआ फल है, उसको वापस कच्चे फल में आप नहीं बदल सकते, तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ये कह रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। रासायनिक परिवर्तन कोई नहीं, कौन नहीं है, चौक व जल का मिश्रण रासायनिक नहीं है। फिर ये कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। ये बात ध्यान रखोगे, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। चलो आगे बढ़ो। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में और कौन सी घटनाएं भी हो सकती है। अब देखो थोड़ा सा सवाल इसने घुमा के पूछ लिया कि जो नए उत्पाद बनते हैं, कभी से एनआर सर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं नया पदार्थ बन गया तो रासायनिक परिवर्तन होगा। सवाल ने नई चीज पूछ ली कि नए पदार्थ की तो बात कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में और कौन सी घटनाएं हो सकती है। और ये सारी की सारी चीजें आपके एनसीईआरटी की किताब में लाइन टू लाइन लिखी हुई है, वहां से आपके लिए कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाया है। धन्यवाद दो मेरी टीम को, है ना। मेरी टीम जो है अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती है, वो बर्थडे के दिन भी अपने दिन का 3/4 भाग तो आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में लगा देती है। तो उस टीम के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है, जिस टीम की सहायता से आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। अगला देखो, ये कह रहा है कि नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में और कौन सी घटनाएं भी हो सकती है। ध्वनि उत्पन्न होना, ये रासायनिक परिवर्तन हो सकता है क्या, ध्वनि का उत्पन्न होना। सोचो थोड़ा सा। नई गंध बनना, यानी कि कोई नई गंध बन रही है, पहले उसमें गंध कुछ और आ रही थी, अभी उसमें गंध कुछ और आ रही है, नई गंध बन गई। नई गंध का बनना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन होगा। अगला है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन ये भी इंक्लूड हो सकता है क्या केमिकल रिएक्शन के अंदर या केमिकल चेंज के अंदर। थोड़ा सा सोचो, किसी गैस का बनना, अगर कोई गैस बन रही है, गैस का बनना रासायनिक परिवर्तन हो सकता है क्या। सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में और कौन सी घटनाएं भी, ये कह रहा है कौन सी घटनाएं भी हो सकती है, यानी कि नया पदार्थ तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ में और क्या चीज हो सकती है। तो मेरे प्यारे भाई, ध्वनि उत्पन्न होना। ध्वनि जब उत्पन्न होती है ना तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे आप किसी भी चीज पे मारोगे, मारोगे तो वहां पर क्या हो रही है, आपकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। या फिर आप जैसे कि एक तरीके से मोबाइल पे आप बात कर रहे हो किसी से, मोबाइल पे आपको ध्वनि सुनाई दी किसी की सामने से, या मेरा ये वीडियो आपको मेरी आवाज सुनाई दी। अब आप मेरे सामने तो बैठे हो नहीं जो मेरी आवाज सीधी सीधी सुनाई देगी, मेरी आवाज पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ से डिजिटल सिग्नल से वापस आपके पास आकर के ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है। तो ध्वनि जो है इसका उत्पन्न होना क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ध्यान रख लेना, एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ सकता है आपसे। मैंने थोड़ा सा सवाल घुमा के दिया, बाकी ध्वनि उत्पन्न होना किसमें आता है, रासायनिक परिवर्तन में शामिल होता है। अगला है नई गंध का बनना। अगर नई गंध बन रही है, जैसे अभी अपन ने पीछे देखा कि सब्जी खराब हो गई, पहले सब्जी में स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी कि यार पनीर की सब्जी बनी, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, अब वो सब्जी खराब हो गई, गंध चेंज हो गई ना, नई गंध आ गई उसके अंदर सॉरी। तो नई गंध का बनना भी किसमें, रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकता है। घटनाएं भी हो सकती है, तो नई गंध बनना भी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। अगला कह रहा है रंग में परिवर्तन। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पहले अभिकारक श्वेत रंग का है, अभिक्रिया होने के बाद में मान लो कि उसका रंग जो है श्वेत रंग गायब होकर के अगर लाल रंग आ गया, तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है ना। अब रासायनिक परिवर्तन के अंदर रंग भी परिवर्तित हो सकता है। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि रंग परिवर्तन हो रहा है मतलब भौतिक परिवर्तन होगा ही होगा, वहां पर ये भी पूछो वो जो रंग परिवर्तित हुआ है उसको वापस भी रिवर्स ले जा सकते हो क्या। ठीक है, तो यहां पर ये बात कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भी शामिल हो सकता है क्या, तो रंग का परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में भी इन्वॉल्व हो सकता है। डिपेंड करता है कि सवाल आपसे कैसे पूछा जा रहा है। अगला देखो, किसी गैस का बनना, अगर कोई गैस बन रही है, जैसे देखो HBr है,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसको जब आप सूर्य का प्रकाश दोगे तो ये H2 और Br2 बना लेगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस बन गई, HBr से हाइड्रोजन गैस बन गई। अब ये गैस बनना, ये क्या हुआ, यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, इसका रासायनिक संगठन चेंज हुआ है। पहले हाइड्रोजन और ब्रोमाइड के बीच में बंद था, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में बंद बन गया है। तो ये कैसी रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि किसी गैस का बनना भी किसमें आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि परिवर्तन में कौन सी घटनाएं भी हो सकती है, तो सारी की सारी घटनाएं हो सकती है जो आपके सामने लिखी हुई है, तो सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आपसे सामने लाने का मेरा रीजन यही था कि आप अप्रोच समझ पाओ कि यार मुझे सवाल को कैसे अटेंड करना है, सवाल को पढ़ करके मुझे क्या चीजें सोचनी है। ताकि कई बार ऐसा भी होगा जब सवाल को आपने पढ़ा ना, वो आपके पढ़ा हुआ नहीं है, आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर सवाल को पढ़ने की अप्रोच आपकी सही होगी ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके बैक ऑफ द माइंड बैठी हुई चीज है, वो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल देगी और वो सवाल आपका राइट भी हो जाएगा। इस सवाल को पढ़ने की अप्रोच भी आपकी सही होनी चाहिए। चलो अगला देखो, जंग का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। जब आपका Fe है, ये आपका फेरस है या आयरन है, ये जब भी O2 का मतलब हो गया वायु, वायु के संपर्क में आता है, और वायु के संपर्क में आने के साथ इसको ह्यूमिडिटी यानी कि जलवाष्प के भी संपर्क में आना है, यानी कि H2O के भी संपर्क में आना है। जब वायु और जलवाष्प के संपर्क में आता है तो Fe2O3 बना लेता है, और यही आपके जंग का रासायनिक सूत्र होता है, ये जंग लग जाती है। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड ये तो होगा नहीं, FeOS2 या FeCO3, ये फेरस कार्बोनेट ये भी नहीं होगा। रासायनिक सूत्र क्या होगा, Fe2O3। लोहे पर जंग लगने से रोकने के उपाय, लोहे पर जो जंग लगती, अब देखो लोहे पर जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब उस रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी हुई चीज भी आपसे पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का जो एनसीईआरटी में चैप्टर है उसमें ये चीज दी हुई है, आप दी हुई है, तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, उसको कौन मना करेगा कि भाई मत पूछ। तो लोहे पर जंग लगने से रोकने के उपाय है, कौन कौन से उपाय है, लोहे को पेंट करके जंग लगने से रोक सकते हो क्या, बिल्कुल सर। हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर जैसे घर में जब अपन क्या करते हैं कि लोहे का कहीं पे गेट है अपने, उस गेट पे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना। कोई किसी भी तरह का एशियन पेंट लाके पेंट कर दिया, तो वो पेंट क्या करता है, जंग से बचाता है, परमानेंट नहीं बचाता लेकिन कुछ टाइम के लिए जंग से बचा ही लेता है। तो पेंट करने से भी जंग में बच जाता है। मिश्र धातु बनाना, मिश्र धातु बना दिया, जैसे लोहे के साथ में कुछ और चीजों को मिला करके निश्चित अनुपात के अंदर और मिश्र धातु बना दिया, मिश्र धातु बनाने से भी जंग से बचाया जा सकता है। ग्रीस लगाकर, ये ग्रीस बोल रहा है, यानी कि ग्रीस जो लगाया जाता है, ग्रीस लगा करके भी उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है, यानी कि सारी की सारी बातें होगी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, यशद लेपन, यशद लेपन क्या होता है, यशद लेपन को गेल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, गेल्वेनीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेल्वेनीकरण। यशद लेपन के अंदर क्या होता है, जो आपके लोहे की वस्तुएं होती है, जैसे आपके लोहे का जो पेन होता है ना, फाइंटर पेन, उस फाइंटर पेन के ऊपर क्या कर दिया जाता है, जेडन यानी कि जिंक, यानी कि जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। तो लोहे के पदार्थों पर जस्ते की परत चढ़ाना ताकि उनको संक्षारण से रोका जा सके है, वो भी क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। और यशद लेपन भी जंग लगने से बचा सकता है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे ना कि किसी भी वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो संक्षारण से बचाने के लिए तो सबसे बेस्ट उपाय केवल और केवल आपका यशद लेपन ही होगा। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। अगर संक्षारण की बात कर रहा है तो केवल और केवल यशद लेपन करोगे, लेकिन यहाँ पर इसने लोहे पर जंग लगने से बचाने की बोला है, तो जंग से बचाने के लिए तो इनमें सारे काम आप कर सकते हो। ये करते ही हैं जनरली, अपन दैनिक जीवन में देखते ही हैं घर पे कि यार ग्रीस भी लगा दिया तो भी वो लोहे से जंग लगने से बच जाती है चीजें। मिश्र धातु बना दी, मिश्र धातु यानी कि लोहे को और किसी और धातु को किसी निश्चित अनुपात में मिला दिया, जिससे नया बन गया। जैसे स्टेनलेस स्टील होता है आपका, स्टेनलेस स्टील के अंदर कुछ 4-5 चीजों को, मिश्र धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे नई धातु बन जाती है, जिसके ऊपर जंग कभी लगता ही नहीं है। चलो अगला देखो, ये देखो नेक्स्ट सवाल ही आपके सामने यही आ गया। स्टेनलेस स्टील कौन सी धातुओं का मिश्र धातु है, किसकी बात कर रहा है ये, स्टेनलेस स्टील की। यानी कि आपके जो टाटा की स्टील आती है ना, उसके अंदर मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये स्टेनलेस स्टील होती है। ये पूछ रहा है कौन सी धातुओं की मिश्र धातु है, मिश्र धातु बना दिया ताकि उसके ऊपर जंग कभी लगेगी नहीं। कौन कौन सी मिश्र धातु है, कार्बन क्रोमियम निकेल तथा मैंगनीज, या फिर कार्बन क्रोमियम निकेल तथा मैग्नीशियम, या कार्बन क्रोमियम और मैंगनीज, या फिर तांबा और जस्ता। देखो मेरे भाई, तांबा होता है आपका, तांबा होता है Cu कॉपर, और जस्ता होता है Zn जिंक। तांबा और जस्ता मिलकर के तो क्या बनाते हैं, ये तो साहब पीतल बनाते हैं। आपके घर में पीतल के बर्तन हैं? अभी तो नए जो शहरों के अंदर रह रहे होंगे उनके पास तो शायद पीतल के बर्तन नहीं होंगे घर में, लेकिन गांव में रहने वालों के पास पीतल के बर्तन होते हैं। पुराने टाइम में एक पीतल की चरी हुआ करती थी, उस पीतल की चरी को चम्मच से बजाते थे, भजन बोलते थे तब, है ना। तो पीतल जो है, पीतल क्या एक मिश्र धातु है, मूल धातु नहीं है। उसको दो मिश्र धातुओं से, कॉपर और जिंक से मिला करके बनाया है। पीतल को आप ऐसे याद रख सकते हो, पीतल पर ताज,
पीतल पर ताज, ताज यानी कि तांबा, जे यानी कि जस्ता, तो तांबे और जस्ते से मिलकर के आपकी कौन सी धातु बनती है? पीतल धातु बनती है। अपन बात कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की एक खास बात होती है, इस पर जंग नहीं लगती है ना? तो ये कौन-कौन सी धातुओं का मिश्र धातु है? तो साथियों ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील आपका किस-किस से मिलके बनता है? एक आपको लेना होगा कार्बन, एक लेना होगा क्रोमियम, एक लेना होगा आपको निकेल और एक लेना होगा मैंगनीज। क्या लेना होगा? मैंगनीज। ये 4 मिश्र धातुओं को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। अब आप कहोगे कि गुरुजी याद नहीं रहता ना, लेकिन अब देखो, ये दूसरा ऑप्शन जो है कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम दिया है, इसमें मैग्नीज दिया है, इतना सा डिफरेंस दिया है। एग्जामिनर आपको इतना तगड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अब आप मैग्नीज और मैग्नीशियम में भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैग्नीशियम तो क्या होता है? Mg होता है मैग्नीशियम तो, ठीक है, और मैग्नीज क्या होता है? मैग्नीज होता है Mn। मैंगनीज आपका आई थिंक 25 नंबर पे आता है और मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम 11 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है और ये आपका है कौन? मैग्नीज। तो मैग्नीज कितने नंबर पे आता है? ये आई थिंक 25 नंबर पे आता है। एक बार करेक्ट कर देना मुझे कमेंट बॉक्स में अगर मैं गलत हूं तो। मेरे हिसाब से मैग्नीज 25 नंबर पे आता होगा। तो ये जो मैग्नीज है ना, Mn धातु, ये लिया जाता है स्टेनलेस स्टील को बनाने के अंदर मिश्र धातुओं में। आप कहोगे गुरुजी ध्यान कैसे रखें? छोटी सी बात ध्यान रख लेना, नया मकान बना रहे हैं और नया मकान बनाने के लिए पापा जी गए स्टील लेने के लिए। अब स्टील लेने के लिए गए तो स्टील लेने के लिए तगड़ा वाला स्टील ही लाएंगे ना, अच्छा वाला स्टील ही लाएंगे जिसके ऊपर क्या नहीं हो? जंग ना लगे। जंग ना लगे यानी कि वो क्या लाएंगे? वो लाएंगे आपके स्टेनलेस स्टील, ठीक है। और इस स्टेनलेस स्टील में क्या होगा साथियों? तो ऐसे ध्यान रखो कि मारो काको जो है ना, मारो काको गयो काई लेबाने, स्टील लेबाने, और काको जब स्टील लेने जावेगो जब क्या होगा? वहां पर मनी लगेगा ना। स्टील ऐसे तो आ नहीं जाएगी, स्टील लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? मनी लगाना पड़ेगा। और जैसे ही काका ये मनी वहां पे लगाएगा तो काके का मन भी थोड़ा भारी हो जाएगा कि यार इतना सारा पैसा जा रहा है, यही मैं सस्ती वाली स्टील ले लेता। यानी कि काके का क्या हो जाएगा? मन भारी हो जाएगा। मन भारी हो जाएगा से ध्यान रखोगे आप Mn। मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम नहीं आएगा, मैग्नीशियम में Mg आता है, मैग्नीज में कौन आता है? Mn आता है, यानी कि काके का मन भारी होता है। तो काको से ध्यान रखोगे आप कौन सा? कार्बन, क्रोमियम, में से ध्यान रखोगे आप क्या? मैंगनीज, और नी से ध्यान रखोगे आप क्या? निकल। तो ये 4 मिश्र, 4 धातुओं को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। एग्जामिनर आपसे सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। ये चीज बाकायदा साफ साफ आपके एनसीईआरटी के 5th चैप्टर में दी हुई है, इस वजह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। चलो अगला देखो, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया है। क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया होती है, आप कहोगे गुरुजी ये कौन सी नई समस्या आ गई? क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है, जैसे आपने सोडियम क्रिस्टल का नाम सुना होगा, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है एक तरीके से वस्तु को ठोस बना देना। तो ये क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन होगी, भौतिक परिवर्तन होगी, या रासायनिक एवं भौतिक दोनों होगी, या फिर कोई नहीं होगी। तो क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? भौतिक परिवर्तन होती है, ध्यान रख लेना। क्रिस्टलीकरण सीधा सीधा वर्ड देके ऐसा का ऐसा सवाल भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला देखो, असंगत का चयन करो। असंगत बताओ इनमें से। पत्तियों से खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन, भाप का संघनन यानी कि गैस का संघनन, गैस संघनित होकर के किस में बदलती है? द्रव में बदलती है। यानी कि यहाँ पर गैस को द्रव में बदलने की बात कर रहा है। गैस द्रव में बदल रही है मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है प्यारे साथी। इसने बोला है कि भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन, नहीं भाई, रासायनिक नहीं होगा, क्या होगा? भौतिक। इसने असंगत की बात बोली तो असंगत हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये बोल रहा है पत्तियों से खाद का बनना। सोचना थोड़ा सा, पत्तियां हैं, आपने जैसे गांव के अंदर जो साथी रहते होंगे उनको पता होगा, गांव में एक रोड़ी होती है जहां पे पशुओं का गोबर डाला जाता है। उस गोबर के साथ में जितनी भी पेड़ पौधों से पत्तियां गिरती हैं उनको ले जाकर के गोबर के साथ में डाल दो, वो पत्तियां क्या हो जाएगी? थोड़े टाइम में खाद में बदल जाएगी, वो भी खाद में मिल जाएगी। तो वहां पर क्या हुआ? पत्तियों का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। बाद में आप मुझे बताओ, वो जो खाद बन गया उससे पत्तियां वापस प्राप्त कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। वहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया है ना। जैव रासायनिक, वहां पर जैव प्रक्रम के तहत वो पत्तियां किस में बदल गई? खाद में बदल गई। और ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक होता है, ध्यान रखोगे। अगला देखो, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन होता है? दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। आपने केला खाया, केला पच गया, आपके पचने के बाद वापस केला प्राप्त कर सकते हो? नहीं हो सकता। तो भोजन का पाचन भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे पर जंग लगना, ये मैं बता ही चुका हूं, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो असंगत इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। वाह जी वाह, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई आपने। रसोई घर में जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी का मतलब होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। हमारे टाइपिस्ट भाई साहब, ये द्रवित नहीं होगा, द्रवित नहीं होगा, क्या होगा? द्रवीकृत होगा।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। बहुत सारे लोग तो ये चीज बोलते ही गलत है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित नहीं होती है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होती है, उसको द्रवीकृत किया जाता है, यानी कि वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ठीक है, यहां तक कि हाँ एलपीजी गैस होती है, वो घरों में यूज करते हैं, यहां तक बात समझ आ गई। आगे देखो, सिलेंडर में से द्रव एलपीजी के रूप में होती है, सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, ये भी बात आपने सही बोली। जब सिलेंडर में गैस भरी हुई होती है ना, तो द्रव के रूप में होती है। कभी देखना सिलेंडर को उठा करके उसको ऐसे हिला के देखना, आपको वो ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर पानी भरा हुआ है, यानी कि उस टाइम में एलपीजी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है, और सिलेंडर से जैसे ही बाहर आती है गैस में परिवर्तित हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? सिलेंडर से बाहर आते पानी आता हुआ दिखता है क्या बाहर आपको? बाहर आती है तो वो गैस ही आती है। तो ये भी बात सही बोली कि सिलेंडर से बाहर आते टाइम ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसको बोला है परिवर्तन ए। परिवर्तन ए क्या है? सिलेंडर से जब बाहर आ रही है ये गैस, तो जो है एलपीजी किस में परिवर्तित हो रही है? द्रव में परिवर्तित हो रही है। यानी सिलेंडर के अंदर तो द्रव थी और बाहर आ रही है तो गैस में परिवर्तित हो रही है, यानी कि द्रव किस में बदल रही है? गैस में बदल रही है। यहां पर ये आपका एक हो गया परिवर्तन ए। अगला कह रहा है फिर यही गैस जब जलती है तो परिवर्तन बी होता है। और वही गैस होगी, स्टोव पे आपने लगा दिया, वो चिंगारी लगा दी, जलने लग गई, जल करके आप खाना पका रहे हो, पता चले कि चाय पीने का टाइम हो गया, सर हम तो गैस पे बैठे बैठे चाय बना रहे हैं। अब चाय बना रहे हो, थोड़ा सा सोचो, दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो अपने आसपास की चीजों से ही सवाल आते हैं। गैस की टंकी में गैस भरी हुई है, वो द्रव है, गैस से बाहर आ रही है जहां तक गैस तक, तब तो वो क्या बन रही है? द्रव से गैस बन रही है। वो कैसा परिवर्तन होगा? वो भौतिक परिवर्तन होगा, पता है ना? द्रव का गैस में बदलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अब वो गैस जल रही है, जल करके वो ऊष्मा क्रिएट कर रही है। अब मुझे बात बताओ, वो गैस जल गई, जलने के बाद में वापस वो गैस प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो वो गैस का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अभी पीछे मैंने आपको बताया, किसी भी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहां पर ये जो परिवर्तन बी है ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। आगे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों में से संबंधित है, यानी कि ये जो कथन दिए हुए हैं ना, एक तो आपको परिवर्तन ए दे दिया, एक परिवर्तन बी दे दिया, इनमें से कौन से कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है कि सही कथन का चयन करो। यहां पर भी ध्यान रखना, सही कथन की बात करी इसने। अगर यहाँ पे गलत कथन पूछता तो आपका उत्तर कुछ अलग होता, और आपसे क्या पूछा है कि सही कथन का चयन करो, इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कह रहा है कि प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है क्या? परिवर्तन ए में क्या हो रहा है? सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में बदल रही है, यानी कि द्रव का गैस में बदलना रासायनिक परिवर्तन होता है क्या? नहीं साहब, वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये तो बात ही गलत हो गई आपकी, ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला बोल रहा है कि प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है क्या? मैंने आपको बताया जल रही है, जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। अगला कह रहा है प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी बात गलत हो गई। प्रक्रम ए तो कैसा है? भौतिक परिवर्तन है, और ये बोल रहा है दोनों ही रासायनिक है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। अगला बोल रहा है इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। साहब प्रक्रम जो बी है वो तो क्या है आपका? रासायनिक है, और आपसे सही बात पूछी तो सही बात क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है, लेकिन अभी आपका अधीनस्थ बोर्ड आपसे ऐसे ही सवाल पूछ रहा है, आपको ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करनी है। देखो कितना सोने पर सुहागा हो गया आप लोगों के लिए इन क्लासेस की वजह से। एक तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ने को मिल जा रही है, दूसरी चीज ये भी पता चल जा रहा है कि बोर्ड सवाल पूछता कैसे है, और जो कंटेंट हमारे सामने पड़ा है एनसीईआरटी, सब लोगों के पास किताब पढ़ी होगी एनसीईआरटी की, 7वीं क्लास की किताब में 5वां चैप्टर है ये, पढ़ लो उसको। लेकिन उसको पढ़ के आप सवाल नहीं कर पाओगे सही, क्योंकि आपको ये भी तो माइंड का काम करना जरूरी है ना कि यार सवाल पूछा कैसे जाता है। जिन लोगों को लंबा टाइम हो गया तैयारी करते हुए, नो डाउट वो कर सकते हैं, और उनमें भी वो लोग कर सकते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल टीम बैठी है, जो पुराने पेपर देखती है, पेपर का पैटर्न देखती है, फिर ये देखती है कि एनसीईआरटी में से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, और उसी पैटर्न पर आप लोगों के लिए सवाल बना करके टीम लाती है। तो इस टीम के लिए अगर थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट फील हो रहा हो ना, थोड़ा बहुत लग रहा हो ना कि आप लोगों के लिए रियल मायने में क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मेहनत की जा रही है, तो मेरी टीम के लिए आकर के थोड़ा सा प्रोत्साहन देना, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाना, ताकि मेरी टीम थोड़ी मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए और भी अच्छा जो है कंटेंट में लेके आऊं। ठीक है, तो देखो कितना बेहतरीन है। इसका राइट आंसर आपके क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके परिवर्तन ए था, ये तो क्या था? ये भौतिक परिवर्तन था। कौन सा परिवर्तन था? भौतिक परिवर्तन था। और परिवर्तन बी क्या था? बी आपके रासायनिक परिवर्तन था। चलो ये सवाल कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें और भी जान लो।
याद आ गई, अच्छा हुआ टाइम पे। एलपीजी जो होती है ना, इस एलपीजी के अंदर क्या भरा जाता है? इस एलपीजी के अंदर एक तो आपके ब्यूटेन और एक प्रोपेन, यानी कि आपके घर के सिलेंडर में जो काम आती है ना, उस गैस के अंदर कौन कौन से संगठक होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं? एक ब्यूटेन होता है और दूसरा कौन होता है? प्रोपेन। यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन मेनली इसके संगठक होते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये जो एलपीजी होती है ना, मैं पिछली वाली साइंस की क्लास में भी बता चुका हूं, ऐसा सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि घरों में सिलेंडर में एलपीजी गैस ही इस्तेमाल क्यों की जाती है, सीएनजी क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती है? सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना? तो सीएनजी की जगह एलपीजी इस्तेमाल क्यों की जाती है? क्योंकि साहब जो एलपीजी होती है ना, इस एलपीजी गैस का घनत्व कम होता है। क्या होता है? घनत्व कम होता है। इस वजह से एलपीजी गैस को ही इस्तेमाल किया जाता है, आपके उसको सीएनजी गैस को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक बात आपको यहाँ से और ध्यान रखना है, ये जो एलपीजी गैस होती है ना, ये कैसी होती है? ये रंगहीन होती है और गंधहीन होती है। ना तो इसमें रंग होता है, ना ही इसमें गंध होता है। आप कहोगे साहब रंग तो नहीं होता, आप सही बात कह रहे हो, हमें भी कभी रंग दिखा नहीं सिलेंडर से बाहर निकलती है गैस तब, लेकिन गंध जरूर आती है। आप ये बात तो गलत कह रहे हो कि गंधहीन होती है। तो मेरे भाई जो आपकी गैस होती है ना एलपीजी, ये तो गंधहीन ही होती है, लेकिन जब इसको सिलेंडर में भरा जाता है ना, तो इसको भरते टाइम उसमें एक रासायनिक पदार्थ मिला दिया जाता है, ताकि वो बाहर निकले तो उस गंध के साथ बाहर निकले और हमें पता चल जाए कि यार हमारा सिलेंडर लीक हो गया है। वो सिक्योरिटी पर्पज से उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, जिस पदार्थ को क्या बोलते हैं? उस पदार्थ को बोलते हैं आपके ब्यूटेन मर्केप्टेन। क्या बोलते हैं? एलपीजी गैस में जो आपके गंध होती है, वो गंध मिलाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? मर्केप्टेन। तो ये भी ध्यान रखना, ये मर्केप्टेन पदार्थ का नाम भी मर्केप्टेन मिलाया जाता है, ब्यूटेन मर्केप्टेन, गंध मिलाने के लिए एलपीजी गैस के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखो, क्या है? कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? आप कहोगे गुरुजी आप तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाने पे आ गए, तो मैं ये चीज आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, रासायनिक परिवर्तन में आपकी सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित हो जाती है। तो अपन को रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी सारी की सारी पढ़नी है, और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान बना के लेके आ गया हूं। अब आपको तो कुछ मेहनत करनी नहीं है, केवल क्या करना है? पढ़ना है आपको। तो बस बात कर रहा है कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात कर रहा है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती है जिनके अंदर अभिक्रिया के संपन्न होने पर ऊष्मा रिलीज होती है, यानी कि ऊष्मा बनती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो होती है जिनको संपन्न होने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। आप कहोगे गुरुजी हम कैसे ध्यान रखें? इतना सा ध्यान रख लो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या वर्ड आ रहा है? शोषी। शोषी से ध्यान रखो, शोषण, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊर्जा का शोषण करती है, यानी कि उसको अपन ऊर्जा देंगे तब जाकर के अभिक्रिया संपन्न होगी। यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में तो ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है, ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा रिलीज होती है जैसे ही वो प्रक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अब आपसे बात कर रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा उदाहरण ऊष्माक्षेपी का नहीं है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जिसमें ऊष्मा रिलीज नहीं होती है बल्कि उसको ऊष्मा देनी पड़ती है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने प्राकृतिक गैस का दहन। अच्छा, प्राकृतिक गैस का जब दहन करोगे, गैस को जलाओगे तो ऊष्मा बनेगी क्या? आप कहोगे हाँ सर ऊष्मा बनेगी। ऊष्मा बनाने के लिए तो गैस को जला रहे हैं। जलाने का मतलब क्या हो गया कि वो प्राकृतिक गैस ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, और आपके जो घरों में सिलेंडर होते हैं ना, उसको एक बार चिंगारी दे दी ना गैस को, तो वहां से वो आग पकड़ लेती है और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके वो जलती रहती है ना? जब तक उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति आप बंद नहीं कर दोगे, वो रुकेगी नहीं। किसी भी चीज को जलने के लिए आवश्यक होता है क्या चीज? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज नहीं जल सकती। यानी कि प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसके साथ क्रिया करके वो ऊष्मा रिलीज कर रही है। तो ये तो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ये पूछ रहा है उदाहरण नहीं है, तो ये तो नहीं है। दूसरी बात कर रहा है शोषण की। अब शोषण में क्या होता है? शोषण में भी हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। हमने जो भोजन करा होता है ना, उस भोजन के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करके ऊष्मा बनाती है, ऊर्जा बनाती है। तो शोषण भी क्या होगा आपके? शोषण भी एक तरीके से आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होगा। अगला बोल रहा है शाक सब्जियों यानी कि वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, यानी कि जो आपके वनस्पति द्रव्य होती है, शाक सब्जियां होती है, पेड़ पौधों की टहनियां वगैरह होती है, उनका विघटन होकर के क्या बन गया आपके? उनके विघटन होकर के कंपोस्ट बन गया, यानी कि खाद बन गया। अब मुझे ये बात बताओ, वो जो कंपोस्ट बना है, आपने बायोगैस का नाम सुना होगा। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस के अंदर क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा टैंक बना करके उस टैंक के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधों के अवशिष्ट डाल देते हैं, जितनी भी ऐसी चीजें जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो, पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियां, पशुओं का गोबर वगैरह, जिन भी चीजों में कार्बन मौजूद हो उसके अंदर डाल देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं एक नमक वगैरह डाल के। कुछ टाइम बाद में उसमें से गैस निकलती है, और उस बायोगैस से ही आपके घर में क्या होता है, जो गांव के अंदर पुराने जमाने में किया जाता था, बायोगैस से ही गैस चला करके भोजन पकाया जाता था। तो वो बायोगैस बनती है यहाँ पर, यानी कि इसमें भी ऊष्मा तो रिलीज होती है। तो ये भी क्या हो गया आपके? ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई।
अगला बोल रहा है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो श्वेत रंग का आपके कौन होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का मतलब हो गया AgCl। अब देखो ये AgCl है, ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है। सूर्य के प्रकाश में यानी कि इस AgCl को सूर्य का प्रकाश यानी कि HV का मतलब समझते हो, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है HV, जहां पे भी लिखूं मतलब समझ लेना सूर्य का प्रकाश अभिक्रिया के अंदर दिया जा रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जब AgCl को मिलेगा तो AgCl किस में बदल जाएगा, Ag और Cl2 के अंदर बदल जाएगा। यानी कि दो अणु इसके बन जाएंगे, इसके दो अणु लेंगे तो Ag और Cl2 में बदल जाएगा, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। उस वजह से ये जो Ag बचेगा ना, ये धूसर रंग का हो जाएगा। अब देखो रंग वाली बात आ गई, यहां पर श्वेत रंग का है सिल्वर, कौन, सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का है, और ये कैसे रंग का है, धूसर रंग का है। यानी रंग में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभिक्रिया कैसी हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये बात पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। अब देखो धूसर रंग का हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, AgCl को सूर्य का प्रकाश दिया जा रहा है साहब, ऊष्मा इसको बाहर से दी जा रही है, इसमें ऊष्मा बन नहीं रही है, इसमें केवल Ag और Cl2 दो ही चीज बन रहे हैं उत्पाद के तौर पे, ऊष्मा बाहर आ ही नहीं रही है इसमें, यानी कि ये ऊष्मा क्षेपी तो होगा ही नहीं। तो इस सवाल का आपके राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ना कि ऊष्मा क्षेपी। और आपसे सवाल में पूछा ही यही है कि ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण नहीं है, तो बाकी तीनों ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण है, ये वाला नहीं है। अगला देखो, शाम श्वेत फोटोग्राफी के किस यौगिक का प्रयोग होता है, यानी कि आपकी जो शाम श्वेत फोटोग्राफी होती है इसमें किस यौगिक का प्रयोग होता है। आप कहोगे गुरुजी ये नई चीज कहां से लेके आगे शाम श्वेत फोटोग्राफी। भाई थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, शाम मतलब होता है ब्लैक और श्वेत मतलब होता है व्हाइट, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो निकलवाते हो ना आप, उस फोटो के अंदर कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो निकलती है आपकी, उसके अंदर आपके जो वो होता है ना क्या कहते हैं, वो जो फिल्म होती है जिसके ऊपर फोटो प्रिंट होती है, उस फिल्म के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का या फिर सिल्वर क्लोराइड का लेप कर दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर प्रकाश की किरणें गिरती है और वो प्रकाश की किरणें निकल जाती है जहां जहां वो फोटो नहीं होती है, और फिर उसको फोटो को बना लिया जाता है। तो जो श्वेत फोटो बनाई जाती थी ना पुराने टाइम में, वो ये पूछ रहा है कि किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। AgBr, ये AgBr आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये तो होगा ही नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये भी नहीं होगा। अगला बोल रहा है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट होता है आपका PbNO3 और ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, क्योंकि Pb की जो संयोजकता होती है +2 होती है, और यहाँ पर Cu+2 और CO3 की भी -2 होती थी, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ये NaCl बन गया। राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो शाम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब समझ लो, ब्लैक एंड व्हाइट जो आप फोटो निकलवाते हो ना, उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की बात कर रहा है, ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज ही है। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कोयले का दहन। कोयले का दहन हो रहा है यानी कि कार्बन है, इसको आप जला रहे हो, कार्बन जल करके क्या बन रहा है, CO2 बना रहा है। मैंने आपको बता रखा है कोयले का दहन, किसी भी चीज का दहन, किसी भी चीज का जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु ने दूध का दही बना दिया, दही से वापस दूध नहीं बन सकता, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग लगना, बता ही चुका हूं आपको, जो Fe है ये O2 और H2O इन दोनों के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है, यानी कि जंग लग गई, नया पदार्थ बन गया, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ये पूछ रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो सारे के सारे आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला देखो, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक गुण नहीं है, स्थायी परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें स्थायी परिवर्तन होता है क्या, जो परिवर्तन हुआ उसको वापस रिवर्स नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता क्या, तो सही बात है गुरुजी, स्थायी परिवर्तन होता है। नवीन पदार्थ का निर्माण, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं क्या, बनते हैं गुरुजी, सही कह रहे हो। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाना, रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यहीं पर मार्क खा गए। तो ये वाला ऑप्शन होगा भौतिक परिवर्तन का। अगला बोल रहा है नवीन पदार्थ का संगठन व गुण मूल पदार्थ से भिन्न, तो नवीन पदार्थ जो होता है उसका संगठन और गुण वैसे ही मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि नया पदार्थ बन गया, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। बाकी पुनः प्रारंभिक पदार्थ का प्राप्त होना, ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ये किसमें आएगा, ये आएगा भौतिक परिवर्तन के अंदर। ठीक है प्यारे साथी, चलो आगे देखो। CH2 यानी कि ये आपका एथीन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये CH2 इस प्रकार से होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो क्या बोलते हैं, इसको एथीन बोलते हैं। अब आपका जो एथीन है ये गैसियस स्टेट के अंदर है, और ये हाइड्रोजन है H2, ये गैसियस स्टेट के अंदर है। निकल की उपस्थिति में 473 केल्विन का टेम्परेचर दिया जाता है और 100 atmosphere का दाब दिया जाता है, तब ये क्या बन जाता है, CH3 यानी कि एथेन बन जाता है।
क्या बन जाता है, एथेन बन जाता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं दोनों कार्बन के साथ में। ये H2 जो है ये टूट करके इसके साथ जुड़ गया। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये परिवर्तन कैसा है, पहली बात तो रासायनिक परिवर्तन है। आपसे पूछ रहा है ये संयुग्मन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 3 अभिक्रियाएं दे रखी है, इनमें से कौन कौन सा सही है, यानी कि ये जो रिएक्शन आपके सामने हुई है बाकायदा एनसीईआरटी में लिखी हुई है रासायनिक परिवर्तन के अंदर साफ साफ, क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन वाला पोर्शन है ना उसमें बहुत सारी रिएक्शन है, विघटन अभिक्रिया, संगठन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना, बहुत सारी अभिक्रियाएं। तो मैंने कोशिश करी है कि उनमें से कॉन्सेप्चुअल चीजें आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूं ताकि एग्जाम में सवाल आपका गलत ना हो। आगे देखो, संयुग्मन अभिक्रिया है क्या ये, तो संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है, जब भी दो पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वो संयुग्मन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं क्या, बिल्कुल, एथेन और हाइड्रोजन मिलकर, एथीन और हाइड्रोजन मिलकर एथेन बना रहे हैं, तो संयुग्मन अभिक्रिया तो ये होगी। अगला कह रहा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन का बाहर निकलना या फिर उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, वो अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो रही है क्या, हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसके अंदर, यानी कि इसका अपचयन भी हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया भी है। अगला पूछ रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या ये, अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताया मैंने आपको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जहां पर अभिक्रिया में ऊष्मा रिलीज हो, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो होती है जिसमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है। इसमें ऊष्मा दे रहे हो या ऊष्मा रिलीज हो रही है, देखो उत्पाद के साथ में ऊष्मा कुछ बन रही है क्या, कुछ नहीं बन रहा, उल्टा 473 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ रहा है, टेम्परेचर दे रहे हैं मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, एक और दो, एक और दो किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, एक व दो दोनों। अगला देखो, कॉपर सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से क्रिया करता है, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 बना लेता है। इस किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये अभिक्रिया कैसी है, विघटन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, संयुग्मन है या फिर विस्थापन है। तो मेरे प्यारे साथी, विघटन अभिक्रिया में मैं आपको बता चुका हूं, कोई ना कोई एक ही उत्पाद रहता है, वो विघटित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है। विघटन अभिक्रिया का मतलब एक ही अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है, वो विघटन अभिक्रिया होती है। तो विघटन तो नहीं हो रही यहाँ पे, एक उत्पाद, एक अभिकारक दो उत्पाद में नहीं बदल रहा ना, दो अभिकारक है और दो ही उत्पाद है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगला कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है मेरे प्यारे साथी, जैसे देखो अगर कोई दो अभिकारक है, जैसे कि मान लो ये AB प्लस सी डी, ये दो अभिकारक है, ये अगर अभिक्रिया कर रहे हैं ना, तो इनके अभिक्रिया करने पर इस ए के साथ में जो बी बैठा हुआ ना, ये सी के साथ मिलकर के नया प्रोडक्ट बना ले BC, और जो ये ए है ये डी के साथ मिलकर नया प्रोडक्ट बना ले AD। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये बी पहले किसके साथ में था, ए के साथ में था, तो इस डी ने क्या करा, बी को इसकी जगह से विस्थापित कर दिया और ए के साथ में तो डी आ गया, और ये सी जो है ये बी के साथ बैठ गया, यानी कि द्विविस्थापन हो गया, जो दोहरा विस्थापन हो गया। एक तो यहां पर दिया है इसने विस्थापन अभिक्रिया, तो केवल विस्थापन नहीं है ये कैसी अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन यानी कि अभिकारक में मौजूद दो जो पार्टिकल है आपके वो आपस में विस्थापित हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉपर है, ये कॉपर यहां से विस्थापित होकर के OH के साथ चला गया और Na यहां से विस्थापित होकर के सल्फेट के साथ आ गया, तभी तो Na2SO4 बना और CuOH2 बना। तो ये कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है। अच्छा, संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है, पीछे मैंने आपको बता ही दिया, संयुग्मन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के नया उत्पाद बनाते हैं। आप कहोगे गुरुजी ये अभिकारक उत्पाद आप बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या होता है। देखो कोई भी अभिक्रिया जब होती है ना, उस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया करने वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं अभिकारक, और वो जब नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्पाद। यानी अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद जो बनता है ना दूसरी साइड में, वो उत्पाद होता है, और अभिक्रिया जिन जिन चीजों के बीच में होती है उनको अभिकारक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका AB और CD तो अभिकारक है और BC और AD क्या है, उत्पाद है। तो ये दोनों तो आपके अभिकारक है और ये दोनों क्या है, उत्पाद है। तो संयुग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, संयुग्मन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं ना, वो दो या दो से अधिक होते हैं और वो मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं, है ना। जैसे संयुग्मन अभिक्रिया का आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं, कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना, तो क्या बनाता है, ये CO2 बनाता है। ये संयुग्मन अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। और ये कैसी रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो CO2 बन गया। तो इस सवाल का राइट आंसर आपके हो चुका क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो HBr, H2 और Br, यानी HBr को जब आपने प्रकाश दिया, HV का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, ये सूर्य के प्रकाश में हो रही है अभिक्रिया, HV का मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया। HBr ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये क्रिया करके H2 गैस और Br बनाता है। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया है, ये तो आपको पता चल गया, अपघटन हो रहा है। HBr एक ही
अभिकारक है, दो अलग अलग उत्पाद में बदल रहा है, यानी कि अपघटन हो रहा है, तो ये अपघटनीय अभिक्रिया है। लेकिन ये किस प्रकार की अपघटनीय? अपघटन भी बहुत प्रकार के होते हैं। अगर आपने विद्युत की उपस्थिति में अपघटन करवाया तो विद्युतीय अपघटन होगा। देखो ये पूछ रहा है आपसे, क्या विद्युतीय अपघटन है, ये ऊष्मीय अपघटन है, प्रकाशीय अपघटन है, या कोई नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी, विद्युतीय अपघटन कब होता है? जैसे देखो, आपने NaCl का क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, और उसमें जब आप क्या विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे तो वो आपके Na+ और Cl- में बदल जाएगा, है ना। एनोड और कैथोड पर जाकर के Na+ और Cl- जमा हो जाएंगे। तो जहां पर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो वो तो विद्युतीय अपघटन होगा। इसमें भी देखो, एक ही अभिकारक दो अलग अलग उत्पाद बना रहा है, तो ये विद्युतीय अपघटन हो गया। एक कह रहा ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का मतलब क्या होता है? उसको ऊष्मा दी जाती है। जैसे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है आपके सामने, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप ऊष्मा दोगे, ऊष्मा का मतलब हो गया टेम्परेचर, तापमान दोगे उसको, ऊष्मा दोगे, तो ये किस में बदल जाएगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दो चीजें बना लेगा। देखो नई चीज और मिल गई आपको यहाँ पर। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड, दो चीजें बनती है। तो एक ही अभिकारक विघटित हो रहा है, टूट रहा है, दो उत्पाद बना रहा है, तो अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन कैसी अपघटन है? ऊष्मीय अपघटन है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा दी जा रही है। ठीक है, ऊष्मा दी जा रही है, इसलिए ऊष्मीय अपघटन हो गया। तो ये आपकी दूसरी ऊष्मीय अपघटन की रिएक्शन होगी। अगला कह रहा प्रकाशीय अपघटन। अब इसमें देखो, ये HV क्या है? ये साहब आपका प्रकाश ही तो है। क्या है? प्रकाश है, यानी कि सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य के प्रकाश में जब ये अभिक्रिया हो रही है तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। तो इसका यही पूछा आपसे, अपघटनीय अभिक्रिया है किस प्रकार की? प्रकाशीय अपघटन है। अगला देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। मैं देखो साथियों, ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी चीजें दी हुई है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूं, क्योंकि आपके एग्जामिनर जो है वो सवाल आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। आपको बोल रहा है ये कि ऊष्मीय ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती है? ऑक्सीजन का संयोजन होने पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी, या फिर हाइड्रोजन के निकलने पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी, या विद्युत धनी तत्वों से संयोजन पर नहीं होगी, या विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन से नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस सवाल का आंसर आप तब दे पाओगे जब बेसिकली ये समझ लो कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। देखो साथियों, किसी भी अभिक्रिया के अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पर आप क्या कहोगे? ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो आप क्या कहोगे? अपचयन हो रहा है। और अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन हो रहा है। अभी मैंने आपको पिछले बताया था, एथीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेता है तो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाता है, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन। तो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का संयोजन, यानी कि ऑक्सीजन जब जुड़ती है तब तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ये यही पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। कब नहीं होती है? ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है तब तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ये आपको पता है। जैसे देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ संयोजन हुआ तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। अगला कह रहा है हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की डेफिनेशन यही होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अगला कह रहा विद्युत धनी तत्वों से संयोजन। विद्युत धनी तत्व का मतलब क्या हो गया? एक तो विद्युत धनी तत्व की बात कर रहा है, एक विद्युत ऋणी तत्व की बात कर रहा है। धनी तत्व यानी कि मान लो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, जैसे Na+ है, और विद्युत ऋणी तत्व जैसे मान लो कि Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। तो विद्युत धनी तत्व के संयोजन से ऑक्सीकरण होगा या विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन से ऑक्सीकरण होगा? ये कह रहा ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण नहीं है मतलब क्या होगा? अपचयन होगा। तो इसमें थोड़ा सा आप सोचो, तब तक मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो इधर मेरे पास आओ। दो अभिक्रियाएं होती है आपके। यहां से क्या है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके एक भी सवाल एग्जाम में गलत ना हो। ऑक्सीकरण अपचयन का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो कि अधीनस्थ बोर्ड अभी आपसे सवाल कैसे पूछ रहा है ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित। देखो, एक अभिक्रिया होती है आपके, कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा यहाँ पर आपका। और दूसरी अभिक्रिया होती है आपके, कौन सी? अपचयन अभिक्रिया होती है। अच्छा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी या फिर अपचयन अभिक्रिया होगी, ये अपन क्या कर लेते हैं? डिसाइड कर लेते हैं आधार के बेस पर। क्या आधार रहेगा? इधर देखो, जैसे यहां पर मैं लिखूं आधार, या किस आधार पर आप अभिक्रिया ऑक्सीजन या अपकरण कह रहे हो। जैसे हम सबसे पहले बात करें किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो देखो, मैं आपकी इसकी डिवाइडेशन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की बात करेंगे एक बार अपन हाइड्रोजन की बात कर लेंगे, एक बार अपन विद्युत धनी तत्वों की बात कर लेंगे, एक बार अपन विद्युत ऋणी तत्वों की बात कर लेंगे, और एक बार और अपन बात कर लेंगे और क्या सवाल पूछा जा सकता है उसके बारे में भी। तो देखो, सबसे पहली बात, ऑक्सीजन जब है जुड़ता है किसी के भी साथ तो क्या होती है? वो अभिक्रिया कैसी होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीजन का बाहर निकलना वो क्या होगा? अपचयन होगा। अगर आपसे सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ सकता है ये सवाल, ये वाली जो मैं टेबल बना रहा हूं ना आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपके किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जब किसी भी अभिक्रिया में जुड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यानी कि ऑक्सीजन उस अभिक्रिया से बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, अपचयन होगा। आपसे एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा ऑक्सीजन का बाहर निकलना कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। दूसरी हम बात करते हैं साथियों हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का बाहर निकलना तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन कहलाएगा। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना हो जाएगा ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा अपचयन। जैसा कि आपके हुआ था एथेन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या बन गया, एथेन बन गया, वहां पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। एक अपन बात कर लेते साथियों इलेक्ट्रॉन की। मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन जब कोई ग्रहण करता है तब ऑक्सीकरण होता है, या इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है तब ऑक्सीकरण होता है। तो देखो इधर आओ, एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। जैसे देखो ये सोडियम है ना आपका, ये सोडियम जब Na+ में बदल जाएगा तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यानी कि कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका खुद का क्या हो जाता है, खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इन इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। एक तरीके से आप ये समझते हो कि इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करना, क्या करना, ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहां से आपके ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना, तो आप विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व की बात भी समझ जाओगे, जो यहां पर इसने पूछी है कि विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, संयोजन का मतलब समझ गए ना, जुड़ना, और बाहर निकलना मतलब वियोजन। तो संयोजन और वियोजन शब्द भी ध्यान रखना है, संयोजन कह दिया इसने या फिर जुड़ना भी हो सकता है। तो यहां पर देखो अपन ने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, अगला हम बात करते हैं साथियों विद्युत धनी तत्व की। विद्युत धनी तत्व को मैं केवल प्लस से लिख रहा हूं, या चलो विद्युत धनी तत्व ही लिख देता हूं। विद्युत धनी तत्व, जो आपका विद्युत धनी तत्व, इसका साथियों जो निष्कासन होगा ना, वो निष्कासन का क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब विद्युत धनी तत्व है उस अभिक्रिया में से बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और उसका जो जुड़ना होगा या उसका जो संयोग होना होगा वो अपचयन होगा। ऐसा का ऐसा विद्युत जो ऋणी तत्व होगा, ऋणी तत्व यानी कि माइनस वाला, उसके साथ में हो जाएगा। ऋणी तत्व जब जुड़ेगा ना उस अभिक्रिया में तब तो क्या हो जाएगा, तब तो आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऋणी तत्व का जो निष्कासन होगा या बाहर निकलना होगा वो आपके क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इस सवाल का देखो राइट आंसर क्या होगा, विद्युत धनी तत्वों से संयोजन, यानी कि विद्युत धनी तत्व से संयोजन होने पर क्या होता है, अपचयन होता है। जबकि ये बात कर रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो कौन सी नहीं है, यही तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अपचयन होता है। जब विद्युत धनी तत्व जो होता है उसका संयोजन होता है तो क्या होता है, आपके अपचयन होता है। इस वजह से ये ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं होगा। चलो अगला सवाल देखो, CH3 COO CH3, इसको साथियों क्या बोलते हैं, मेथिल एसीटेट बोलते हैं इसको। ये इस प्रकार का फॉर्मूला आपके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि इसको तो बोल देंगे मेथिल, और ये हो गया आपके एसीटेट। मेथिल एसीटेट लिक्विड फॉर्म में है, जल जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, HCl एक्वा सॉल्यूशन है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया तो क्या बना, ये बन गया आपके एथेनोइक अम्ल CH3COOH, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये एथेनोइक अम्ल बन गया और साथ में मेथेनॉल बन गया। अभी आपसे पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन प्रयुक्त हुआ है, इसमें उत्प्रेरक प्रयुक्त हुआ आपका HCl, वो भी एक्वस, एक्वस यानी कि जलीय HCl उपयुक्त प्रयुक्त हुआ है। समांगी उत्प्रेरक है, विषमांगी उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, या स्वतः उत्प्रेरक है। पहले तो ये समझो साथियों उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक का मतलब ऐसे रिएजेंट या ऐसे एक तरीके से पदार्थ होते हैं जो उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। एक बार अभिक्रिया शुरू हो गई, शुरू होने के बाद जो गति होती है अभिक्रिया की, तो या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। अगर वो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है तो उसे वर्धक बोलते हैं, और अगर वो अभिक्रिया की गति को कम कर रहा है तो उसे विष बोलते हैं। ठीक है, और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिस अवस्था के अंदर आपके अभिकारक है उसी अवस्था में होते हैं, उसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। देखो जैसे अभिकारकों की अवस्था क्या है, लिक्विड है, और आपका जो उत्प्रेरक है इसकी अवस्था भी एक्वस है। एक्वस का मतलब लिक्विड ही होता है, यानी कि जलीय है। इसका मतलब ये कैसा उत्प्रेरक है, ये समांगी उत्प्रेरक है। और विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है, जब अभिकारकों की अवस्था अलग होती है और उत्प्रेरक की अवस्था अलग होती है। लेट सपोज अभिकारक अगर ठोस होते हैं और उत्प्रेरक आपका क्या होता है, लिक्विड होता, तो वो क्या हो जाता, वो विषमांगी उत्प्रेरक हो जाता। वो क्या होता है, विषमांगी। एक है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, और धनात्मक उत्प्रेरक वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। एक वर्ड और आया, श्वेत उत्प्रेरक। श्वेत उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया हो रही होती है ना उसमें बाहर से उत्प्रेरक हमने नहीं डाला होता है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया थोड़ी बहुत होती है, थोड़ा उत्पाद बनता है, तो उसमें से कोई ना कोई उत्पाद जो वही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज आप क्या ध्यान रखोगे,
एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखोगे, यही वाली ध्यान रख लो, इस अभिक्रिया के अंदर आपके जो ये एथेनोइक अम्ल बनाना साथियों, ये एथेनोइक अम्ल ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। अगर इसमें ये वाला उत्प्रेरक काम नहीं भी लेते ना, तो फिर ये स्वतः उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया कहलाती, जिसमें ये उत्पाद जैसे ही बनता है ना, वो उत्पाद क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर देता है खुद ही। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद खुद उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर देता है, वो स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहलाती है। इस सवाल का राइट आंसर हो गया आपके समांगी उत्प्रेरक। अगला देखो, उत्प्रेरक विष होते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया उत्प्रेरक विष कौन होते हैं। उत्प्रेरक विष वो होते हैं जो कि अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। देखो ये क्या क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को विषैली बनाते हैं। विषैली बनाने से संबंध नहीं है, उत्प्रेरक विष के बारे में बात करें। अभिक्रिया को विषैली थोड़ी बनाएगा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक विष जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को केवल प्रभावित करते हैं। तो उत्प्रेरक विष का मतलब हो गया वो अभिक्रिया की गति को कम करेगा। उत्प्रेरक के रूप में उपयोगी विष, ये भी बात नहीं है। देखो ये थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रहा है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को विषैली बनाते हैं, इससे उत्प्रेरक का कोई संबंध नहीं है। उत्प्रेरक के रूप में उपयोगी विष, इसका भी कोई संबंध नहीं है। वे पदार्थ अभिक्रिया में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, तो ये सही बात है। देखो साथियों, जैसे आपका ये क्या है, अभिकारक है, यहाँ पर हमने कुछ भी उत्प्रेरक मिलाया, लेट सपोज यहाँ पर हमने स्टार उत्प्रेरक मिलाया और बी बन गया। अब ये जो उत्प्रेरक है ना, ये उत्प्रेरक क्या काम करता है, ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है। अभिक्रिया की गति को या तो ये बढ़ा देगा या कम कर देगा। अच्छा, कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक खुद तो काम कर रहे हैं, लेकिन उस अभिक्रिया में हम उस उत्प्रेरक के साथ में कोई ना कोई चीज और मिला करके उस उत्प्रेरक की खुद की क्रियाशीलता को, कि ये उत्प्रेरक कितना अच्छे तरीके से काम करेगा, उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ और मिलाते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, और उस उत्प्रेरक की खुद की क्रियाशीलता को कम करने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो वे पदार्थ अभिक्रिया में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। उत्प्रेरक को उदासीन कर देते हैं, उदासीन नहीं करते हैं। अगर उदासीन करते हैं तो अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती फिर तो। चलो आगे देखो, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu प्रदत्त अभिक्रिया में अपचयित हो रहा है, यानी कि इसमें यह आपका जिंक है। यहाँ पर जिंक देखो, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल 0 है। ये CuSO4 है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। यहाँ पर ये ZnSO4 बन गया, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो गई, यहाँ पे Cu बन गया जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। ये कह रहा है ये जो अभिक्रिया है इसमें अपचयित हो रहा है, यानी कि कौन सा पदार्थ इसमें से अपचयित हो रहा है। पीछे मैंने आपको बताया अपचयित होने का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, इसमें जो ये Cu है ना, यहाँ पर किसमें +2 स्टेट के अंदर है, लेकिन यहाँ पर किसमें आ गया, यहाँ पर कॉपर की अवस्था 0 हो गई, यानी कि ये जो CuSO4 है इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों हो रहा है, जिंक जो है इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या होता है, ऑक्सीकरण। Zn जैसे ही Zn+2 में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, मतलब Zn का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसका तो हो रहा है क्या, ऑक्सीकरण। अच्छा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये वाला जो Zn है, ये Zn+2 में बदल गया। ये क्यों +2 में क्यों बदल गया, क्योंकि SO4 के साथ इसने रिएक्शन कर ली, और यहाँ पर कॉपर जब SO4 के साथ में था तो खुद +2 स्टेट के अंदर था, तो इसका तो हो रहा है क्या, अपचयन, ऑक्सीकरण, और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी कि यही पूछा अपचयित कौन हो रहा है, तो CuSO4 अपचयित हो रहा है। कई साथी इसमें Cu कर देंगे, कॉपर कर देंगे। भाई कॉपर तो उत्पाद बन गया है, उसका कॉपर का खुद का न तो अपचयन हो रहा है नहीं ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें पूरा का पूरा जो ये अभिकारक है ना, इस अभिकारक के ऊपर ही अपन बोलेंगे कि इस अभिकारक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगला देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद में शामिल होते हैं, यानी कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि एक तरीके से आप बोल दो कि जो जिस अभिक्रिया में न तो अम्लीय नेचर होता है नहीं क्षारीय नेचर होता है, यानी कि जिसकी पीएच बिल्कुल 7 होती है, वो उदासीन होती है। ये कह रहा है उदासीन अभिक्रिया में उत्पाद में शामिल होते हैं। उत्पाद में कौन शामिल होते हैं, लवण जल दोनों, या फिर अम्ल क्षार और लवण तीनों। साथियों मैंने आपको लास्ट वाली साइंस की क्लास में भी एक बात बताई थी कि आपका जो अम्ल है, ये अम्ल जब भी क्षार के साथ में क्रिया करता है तो क्षार के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। आप कहोगे सर ये बात आप हमें वापस क्यों बता रहे हो। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि देखो आपके पेट में कभी गैस बनती है तो मतलब क्या बन रहा है, वहां पे एसिड बन रहा है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए बाहर से हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। इनो में क्या होता है, क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल। जैसे मान लो आपका अम्ल है HCl और क्षार है NaOH, ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे NaCl, और साथ में क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे H2O। इसने पूछा उदासीनीकरण अभिक्रिया, यही तो आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि अम्ल और क्षार मिलकर के क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद में कौन कौन बने, ये दोनों तो अभिकारक है। उत्पाद में एक लवण बना और एक जल बना, तो लवण और जल दोनों बन रहे हैं उत्पाद के अंदर। ये इसका आपके राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, सोचना पड़ता था इसके अंदर। अगला देखो,
उदासीनीकरण अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन अभी बताऊंगा। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात कर रहा है, इस अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथनों पर विचार क्या करना है? समान सांद्रता के प्रबल अम्ल, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, समान सांद्रता के प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो विलयन की पीएच 7 होती है। देखो यहां पर लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। समान सांद्रता के जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जैसे प्रबल अम्ल कौन होता है आपका? HCl प्रबल अम्ल होता है, और NaOH ये आपका प्रबल क्षार होता है। ये जब क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है? ये क्रिया करते हैं तो आपका NaCl लवण और H2O जल बन जाता है। इसमें साथियों अभिक्रिया में अपन क्या कह रहे हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। और उदासीन कब होते हैं? कोई भी विलयन उदासीन कब होता है? जब उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। पीएच के बारे में आपको पता है ही है, पीएच अगर एग्जैक्ट 7 है तो उदासीन है, 7 से ज्यादा है तो क्या है? क्षारीय है, और 7 से कम है तो क्या है? अम्लीय है। यानी कि किसी भी विलयन या किसी भी पदार्थ की पीएच, जैसे अपने रक्त की पीएच कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे, मानव रक्त की पीएच कितनी होती है? और मानव की किडनी जो है उसके अंदर पीएच की मात्रा, पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है या फिर क्षारीय होता है? दोनों बात बता देना, एग्जामिनर पूछ सकता है, रिसर्च करके बताना। जो विद्यार्थी बताएगा मुझे पता चल जाएगा कि ये वाली विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। कमेंट बॉक्स में आके बताओ मानव रक्त की पीएच कितनी होती है। पिछली वाली क्लासेस में बता भी चुका हूं मैं। ये कह रहा है कि समान सांद्रता के प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो विलयन की पीएच 7 होती है। तो सही है ना बात भाई? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को समान मात्रा में लोगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। और उदासीन कोई भी कब होता है? जब पीएच 7 होती है। तो पीएच 7 होती है, ये वाली बात तो सही है। अगला कह रहा है जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है तो पीएच 7 से कम होती है। तो प्रबल अम्ल है, यानी कि यहां पर तो क्या, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों की दोनों समान सांद्रता में लिए, और यहां पर कौन ले रहा है? प्रबल अम्ल ले रहा है और दुर्बल क्षार ले रहा है। यानी अम्ल तो ले लिया प्रबल, यानी कि एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी, और क्षार ले लिया दुर्बल, यानी कि बेसिक नेचर उसका कम होगा। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो पीएच 7 से कम होती है। अब अगर अम्ल प्रबल है तो उस विलयन का नेचर कैसा होगा? अम्लीय ही होगा। अगर क्षार प्रबल होता तो नेचर क्षारीय होता। तो अम्ल प्रबल है तो नेचर क्षार अम्लीय होगा। और अम्ल कब होते हैं? जब पीएच 7 से कम होती है। तो ये वाली बात भी आपकी क्या है? सही है। ये बात भी सही है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। तो दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है लेकिन बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा। यहां से देखो सवाल कैसा भी पूछ सकता है। अगर ये बात बोलता ना कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करते और पीएच 7 से ज्यादा हो जाती तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। ज्यादा होने पर तो क्षारीय हो जाता। क्षार कब होता है? जब क्षार को आप प्रबल लेते और अम्ल को दुर्बल लेते। आगे देखो, जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक की बात कर रही है। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं साथियों? जैव उत्प्रेरक बेसिकली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपादित करने के लिए कुछ एंजाइम काम में लेते हैं। जैसे देखो, आपके माल्टोज जो होता है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना है अपन को। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक को अपन काम में लेते हैं? तो इसके लिए अपन एक उत्प्रेरक काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं माल्टेज। और जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, कौन सी अभिक्रियाएं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर उत्प्रेरक के लिए काम में लिए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? काम में लिए जाने वाले पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। तो जैव उत्प्रेरक कौन होते हैं? जैव उत्प्रेरक एंजाइम होते हैं। जिस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, उसमें उत्प्रेरक का काम कोई पदार्थ करता है, उसी तरीके से जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनमें उत्प्रेरक का काम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगला देखो, अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के संबंध में सही नहीं है। यानी कि जो उत्प्रेरक होता है, साथियों आपके सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था कि निम्न में से उत्प्रेरक वर्धक कौन है और उत्प्रेरक कौन है। यानी कि एक रिएक्शन दे दी, उसमें फेरस और मोलिबेडनम दो चीजें थी कि इसमें से फेरस उत्प्रेरक है या मोलिबेडनम अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए जो उत्प्रेरक होता है ना, उस उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ और पदार्थ मिला दिए जाते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक विष। और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उनको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो ये आपसे बात कर रहा है कि उत्प्रेरक के संबंध में सही नहीं है। विशिष्टता, उत्प्रेरक के अंदर विशिष्टता होती है क्या? मुझे ये बताओ, सभी अभिक्रियाओं में एक ही उत्प्रेरक काम में लेते हैं या फिर अभिक्रिया की विशिष्टता के आधार पर अलग अलग उत्प्रेरक काम में लेते हैं? विशिष्टता होती है ना उत्प्रेरक के अंदर। तो ये वाली बात तो सही है। हर अभिक्रिया की अपनी अलग विशेषता होती है और उस अलग अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। तो ये विशिष्टता वाला गुण तो होता है उत्प्रेरक के बारे में। अगला बोल रहा है अग्र व प्रतीप, यानी कि आगे जाना और पीछे जाना, दोनों दिशाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है उत्प्रेरक। ये बात बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, आगे का और पीछे का, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स जो प्रोसेस होते हैं, दोनों प्रोसेस में उत्प्रेरक समान रूप से काम करता है।
ये बात सही है। अगला बोल रहा है क्रियाशीलता की ताप पर निर्भरता, यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कितनी होगी वो डिपेंड करता है ताप के ऊपर। अगर एक सही टेम्परेचर होगा, आपने एक पीछे देखा होगा एग्जांपल जिसमें अपन ने 473 केल्विन टेम्परेचर लिया था, क्योंकि वो उत्प्रेरक उसी विशिष्ट तापमान के ऊपर ही काम करता है। यानी तापमान अगर कम करते तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती, तापमान बढ़ाते तो हो सकता है क्रियाशीलता पर फर्क पड़ता। यानी कि उत्प्रेरक की जो विशिष्टता होती है साथियों, उसकी क्रियाशीलता की ताप पर निर्भरता होती है। अगला कह रहा है स्वयं अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो भाई उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यही आपसे पूछा है कि सही, तो कौन सी बात सही नहीं है, फोर्थ बात सही नहीं है। अगला देखो, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कौन होते हैं, प्रेरक होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, अपचायक होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो अगर ये जैव रासायनिक अभिक्रिया बोलता तब तो अपन एंजाइम बोलते हैं, लेकिन इसने बोला कि अभिक्रिया नॉर्मल अभिक्रिया है तो कौन होंगे, उत्प्रेरक होंगे, जो कि उसके वेग को बढ़ा देंगे। अगला देखो, वे अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है। अभी मैंने पीछे बताया आपको, ऐसी अभिक्रिया जिसमें बाहर से उत्प्रेरक नहीं मिलाया, लेकिन उसमें जो उत्पाद बना वही उत्प्रेरक का काम करने लग गया, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वतः उत्प्रेरित। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, मैंने आपको बता ही दिया, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे आपका माल्टोज फ्रक्टोज में बदल रहा है, उसमें माल्टेज एंजाइम काम में लेते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है, स्वतः उत्प्रेरित जिनमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है, और अनुत्क्रमणीय जो एक ही दिशा में चलती है, पीछे नहीं आ सकती। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ होते हैं। अभी मैंने पहला आपको बताया था, जैसे ये Zn है, Zn क्या बना रहा है, Zn+2 बना रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो उसका खुद का क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है। खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अच्छा, खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये सामने वाले का क्या करेगा, सामने वाले का अपचयन करेगा। यानी कि ये पदार्थ कैसा है, ये अपचायक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं साहब अपचायक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर खुद का तो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन सामने वाले का वो क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको अपचायक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ठीक है साथियों, यहां पर अपनी ये साइंस की क्लास कंप्लीट होती है। मैं भी थोड़ा सा 1 घंटे से या सवा घंटे से थोड़ा सा ऊपर टाइम लग गया हो, लेकिन ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, और आपके एग्जाम में सवाल 99% यहीं से टपकने वाले हैं। यहां से अगर कोई सवाल बाहर गया तो समझो फिर वो सवाल ऐसा होगा जो किसी को ही नहीं आएगा। और आपने अगर ये क्लास देखी तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से तो आपका कोई सा भी सवाल गलत नहीं होगा। और जो साथी नए जुड़े हैं क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, उनको एक बात बता दूं, क्वालिटी एजुकेशन के अंदर ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे, ऐप में जाकर के डेली फ्री टेस्ट वाला सेक्शन देखोगे, उसमें लगभग आपको 1100 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखे हैं, अलग अलग मतलब सब्जेक्ट के ऊपर। तो एटलीस्ट जाकर के वो फ्री वाले टेस्ट तो दे लेना, वहां से भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाकी अब अपन मिलेंगे कल वापस से नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के अगला जो टॉपिक है आपके धातु अधातु वाला, उसके अंदर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।